हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करते हैं और उसमें अगर हम आधुनिक युग की बात करें 1900 से प्रारंभ होता है और आज तक हम उस युग की चर्चा करते हैं। अगर आधुनिक युग की समय सीमा कैसे तय की गई, और इसका समय काल क्या था, ये कुछ विद्वानों ने इसको संवत 1843 यानी 1900 से पूर्व भी आधुनिक दृष्टि पनपने लगी थी, आधुनिक युग की चर्चा होने लगी थी। बंगाल में राजा राम मोहन राय और उसके अन्य समकालीन समाज सेवा के कार्यों के माध्यम से नए युग के प्रारंभ की चर्चा करते हैं, नए युग की बात करते हैं। और हिंदी के सही अर्थों में अगर हम चर्चा करें तो सही मायने में भारतेंदु से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है। और यह संवत 1925 से माना गया है, देखा गया है। भारतेंदु जी ही वे युग पुरुष थे जिन्होंने रीतिकाल की क्षीण होती वासना धारा को एकाएक काट दिया और साहित्य में राष्ट्रभक्ति, स्वदेश भक्ति, प्रेम भक्ति, समाज सुधार की भावना, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भारतेंदु युग की शुरुआत होती है। और ये कोई अतिशोक्ति नहीं है कि भारतेंदु युग हिंदी साहित्य में आधुनिक युग को और प्रबलता प्रदान करता है, राष्ट्र भावना की सेवा निहित करता है और समाज को कैसे प्रबल बनाया जाए, समाज में कैसे सुधार किया जाए, इस बात पर भी चर्चा करता है। आधुनिक हिंदी साहित्य और उससे जुड़े सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए संवत 1850 से 1925 तक जोश में है, वह संक्रांति या परिवर्तन की तैयारी का समय है और युग परिवर्तन हो रहा है। और सही मायने में भारतेंदु युग की शुरुआत होती है, प्रारंभ होता है। देखा जाए तो आधुनिक युग, आधुनिक शब्द हिंदी साहित्य में दो अर्थों से बना है। पहला, इस साहित्य में रीतिकालीन एक रास्ता को तोड़ता और सीधे समाज से जुड़ने का प्रयास करता है।
जब तक हम किसी भी साहित्य की संरचना करते हैं और उसमें हम समाज को शामिल नहीं करते, समाज से नहीं जुड़ते हैं, तो वो किसी रूप में, चाहे वो राजनीतिक परिस्थितियां हों, चाहे आर्थिक परिस्थितियां हों, चाहे साहित्यिक परिस्थितियां हों और सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियां, इन सब चीज़ों से अगर हम साहित्य को परे रखेंगे तो साहित्य का निर्माण करना बड़ा कठिन काम है। हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर हम प्रारंभ की कुछ चीज़ों को, प्रारंभ के कुछ कारणों को साहित्य के साथ अगर नहीं जोड़े, साहित्य की अगर पृष्ठभूमि नहीं बनाए, तो उसमें आधुनिकता नहीं होती। और साहित्यकार आधिकारिक कल्पना की उड़ान छोड़कर यथार्थ से लड़ने की तैयारी करता है, झुंझने की तैयारी करता है। किसी भी साहित्यकार का दृष्टिकोण लौकिक या भौतिक होना स्वाभाविक है, क्योंकि समाज में तेजी से परिवर्तन होता रहता है। साहित्य के बदलते परिवेश, साहित्य के बदलते मूल्य और मनुष्य के बदलते जीवन मूल्य, यही युग की शुरुआत मानी गई है। नारी स्वतंत्र हो, अछूतो द्वार खत्म हो, शिक्षा का महत्व हो, श्रम की पूजा हो और मानव मात्र की समानता आदि का उद्घोष इसी युग में माना गया है। अगर हम मध्यकाल की चर्चा करें और मध्यकाल में अगर संतों की बात करें, तो कोई भी ऐसा संत नहीं था, कोई भी ऐसा साहित्यकार नहीं था जिन्होंने समाज में एक नई जागृति पैदा करने का काम नहीं किया। लेकिन आते आते जब हम आधुनिक युग में प्रवेश करते हैं, 19वीं सदी में प्रवेश करते हैं, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया कि नारी स्वतंत्र हो, देश में जो छुआछूत का दीमक है वो ख़त्म किया जाए, शिक्षा के महत्व को और अधिक प्रबल बनाया जाए, श्रम की पूजा हो यानी काम को महत्व दिया जाए, मानव में समानता हो जिसमें कोई छोट, कोई बड़ा, कोई ऊंच, कोई नीच, जो इस प्रकार के भाव रखने वाले लोग हैं समाज में, जो दुराचारी लोग हैं समाज में, जो निरंतर दीमक की तरह समाज को खा रहे हैं, और विशेषकर कुछ जातियों के लोग जिन्होंने समाज में भ्रम फैला रखा है, वो स्वयं को ईश्वरीय शक्ति मानते हैं कि जातियां भगवान ने बनाई हैं, जबकि आधुनिक युग में ये स्पष्ट भारतेंदु ने कर दिया था कि बदलते परिवेश में, बदलते स्वरूप में हिंदी को अगर नई दिशा देनी है
हिंदी साहित्य को नई दिशा प्रदान करनी है, समाज में एक रूपता लेके आनी है, समानता लेके आनी है, मानव मानव में कोई भेद नहीं है और समाज में कोई अछूत नहीं है, समाज में कोई बड़ी जाति नहीं है, मनुष्य सब एक समान है। यही मानवतावाद का जो संदेश भारतेंदु जी ने दिया और इसी युग में आधुनिक युग का प्रारंभ, ये एक उद्घोष है। मानव मात्र के लिए ये चिंतन का विषय है और भारतेंदु ने श्रम को महत्व दिया। उसकी पूजा ही आपको एक शांति का संदेश दे सकती है। राजनीतिक परिस्थितियों में हालात सामान्य नहीं थे। 1857 में जब आज़ादी की लड़ाई का बिगुल बजा और स्वाधीनता संग्राम का पहला अध्याय प्रारंभ हुआ और 1857 ईस्वी की क्रांति की जो ज्वाला और अंग्रेजों की दमनकारी नीति, इस क्रांतिकारी ज्वाला को बुझा नहीं सके। ये और तेज होती चली गई और तेजी से आगे बढ़ती चली गई। 1857 में मंगल पांडे से प्रारंभ होकर और देश की आज़ादी तक 1857 से लेकर 1947 तक ये देखिए, अंग्रेजों की जो दमनकारी नीति थी, जो डर का वातावरण उन्होंने बना रखा था, देश में बिगुल बज चुका था आज़ादी का। लगभग 90 वर्ष आज़ादी होते लगी और उसमें अनेक ऐसी घटनाएं, चाहे वो 1919 में जलियांवाला बाग की घटनाएं हैं, चाहे शहीद भगत सिंह, उधम सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी है, और चाहे अन्य ऐसे देश के शहीद, चाहे उसमें बाल गंगाधर तिलक है और चाहे अन्य ऐसे लेखक हैं, कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं, सबका आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा। और इसी दौर में जब विक्टोरिया के शासन में बदलाव और इतिहास के भयंकर आर्थिक संकट का प्रारंभ होता है और 1885 में कांग्रेस की स्थापना, परंतु धीरे धीरे राष्ट्रवादी नेताओं ने कांग्रेस पर अधिकार जमा लिया। पहले कांग्रेस अपीलें और प्रार्थनाएं करती थी। जब 1885 में कांग्रेस का उदय हुआ तो एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ कुछ राष्ट्रवादी नेताओं ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। पहले केवल ये अपील और प्रार्थनाएं करते थे,
और चाहते थे छोटे छोटे सुधारों के साथ हम अपनी मांगों को और आगे बढ़ाएं, अपनी सुविधाओं को और आगे बढ़ाएं। और कुछ समय उपरांत कांग्रेस ने भारतीयों के लिए अधिकारों की मांग प्रारंभ कर दी और उसमें बल का प्रयोग भी उन्होंने प्रारंभ किया। हम ये अधिकार लेकर रहेंगे, कुछ इस प्रकार की बातें भी होने लगी। निश्चित है तिलक जैसे देश के बड़े नेता और उन्होंने मांग कर दी आज़ादी की, और तिलक ने कहा था कि आज़ादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, आज़ादी भारत के सब लोगों के लिए उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसको लेकर रहूँगा। सुभाष ने चेतावनी दी और हिंद फौज दिल्ली के लाल किले पर ध्वज फहराएगी। लाला लाजपत राय ने जय घोष किया कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। इन सब बातों को लेकर पूरे देश में एक क्रांति की लहर उठी, लोगों में जागृति बनी और आज़ादी का शंखनाद करने वालों में बंगाल के क्रांतिकारियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और महाराष्ट्र में चापेकर बंधु, पंजाब के शहीदों जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमा, हजारों माँ भारती की बेड़ियां काटने के लिए स्वयं काल कोठरियों में बंद हो गए। अंडमान की सेलुलर जेल आज उन अनगिनत शहीदों की यशोगाथा सुनाती है। हमारी आज़ादी की लड़ाई में जैसे बंगभंग, विश्व युद्ध, रोल एक्ट, जलियांवाला बाग की हत्याकांड और इन सब के खिलाफ आंदोलन प्रारंभ हुए। पूरे भारत में आज़ादी की गूंज सुनाई देने लगी और पलायन की मूल स्वीकृति भी सब लोगों में दिखाई देने लगी और समग्र रूप से युग की साहित्य राजनीतिक चेतना संपन्न साहित्य के रूप में प्रफुल्लित हो रही है। राजनीतिक परिस्थितियों में देश के वो शहीद जिन्होंने 1857 से प्रारंभ आज़ादी की लड़ाई को प्रारंभ किया और ये उद्घोष किया कि आज़ादी भारत के नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जिन लोगों ने कुर्बानी दी, शहीदी दिवस पर हम उनको याद करते हैं। उनका उतना ही मान इस देश में बचा है कि शहीदी दिवस आए तो फूलों की माला उन पर चढ़ाई जाए। मेरा मानना यह है कि हमने आत्मसात करना चाहिए, हमने चिंतन करना चाहिए। मंगल पांडे जैसे बाल गंगाधर तिलक जैसे
राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, और न जाने कितने इस काल की गोद में समा गए। इतने ऐसे लाल भारत की आज़ादी में शहीद हुए। और कोई देश, कोई प्रांत, देश का कोई कोना जहां आज़ादी की आवाज़ बुलंद ना हुई हो, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यही जय घोष था, हम आज़ादी लेकर रहेंगे, आज़ादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। और कोई ऐसी बेड़ियां अभी तक बनी नहीं हैं जो हमें लंबे समय तक जकड़ सकें, बांध सकें। कोई जेल अब तक ऐसी नहीं बनी है, कोई सलाखें अब तक ऐसी नहीं बन पाई हैं कि जो लंबे समय तक हमें कैद रख सकेंगी। गांधी जी का असहयोग आंदोलन, स्वराज पार्टी की स्थापना, आंतरिक सरकारों का गठन, आज़ादी की घोषणा, सांप्रदायिक दंगे फसाद और हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय आंदोलन की गूंज, इन सब बातों को, इन सब आंकड़ों को अगर हम तरतीब से रखने की योजना भी बनाएं और पढ़ने का प्रयास भी करें, तो आधुनिक युग में राजनीतिक जो परिस्थितियां हमारे देश की रही, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली रही है। 90 वर्ष के इस कालखंड को देश के लोगों ने कैसे झेला है और गुलामी क्या होती है, इस पर भी चिंतन करने की आवश्यकता है। हालात बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे, परिस्थितियां बिल्कुल भी सामान्य नहीं थी, और गौरव का इतिहास लिखा जाए ऐसी साहित्यकारों की मन बना लिया था। भारतेंदु युग, जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और साहित्यिक परिस्थितियों का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन प्रारंभ, आज़ादी के प्रारंभ में कुछ मुश्किलें आई हैं। वातावरण भिन्न नहीं था, और डर इस बात का था कि आज़ादी की लड़ाई अगर संगठित तरीके से लड़ी जाए तो निश्चित है हम बहुत जल्द देश को आज़ाद करा लेंगे। और परिस्थितियां, सामाजिक विषमता, मूल्यों का विघटन और सिद्धांत की राजनीति का शतान, कुर्सी की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति तथा हिंसा की राजनीति ने ले लिया। जहां कुर्सी पर राजनीति हो
वह निश्चित है बंटवारा होना है। और सांप्रदायिक राजनीति तथा हिंसा की राजनीति उसमें अधिक प्रभावशाली बन जाती है। और इसी का अंग्रेजों ने लाभ उठाया। फूट डालो और राज करो की नीति देश में लंबे समय तक प्रभावशाली रही है, और तभी देश को आज़ाद होते होते 90 वर्ष लग गए। देश के लोगों ने लंबी गुलामी को सहा है। और जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और 1857 में बिगुल बजा आज़ादी का, ये को इंसिडेंट नहीं था। अंग्रेज साम्राज्य हावी हो चुका था, उनकी जड़ें जम चुकी थी। करीब करीब 250 वर्ष से ज़्यादा यहाँ जमे हुए थे। उनको उखाड़ फेंकना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन नीति निर्धारण की गई, योजनाएं बनाई गई, और कुछ लोगों ने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने के लिए सामने आए और परिस्थितियां बदली। और धार्मिक आंदोलन और सामाजिक क्रांतिकारियों के द्वारा बलपूर्वक जो बाल विवाह किए जाते थे, मिथ्या जो रूढ़ियाँ थी, जाति भेद और दहेज प्रथा आदि का भी उन्होंने विरोध किया। यहाँ समझने की बात यह है कि देश में जो रूढ़ियाँ हैं वो परंपरागत चली आ रही हैं, जाति भेद चला आ रहा है, बाल विवाह कहीं कहीं आज भी दिखाई देता है। तो इन सब चीज़ों को हम अगर इकट्ठा करें और साहित्य के साथ जोड़ें और ये सब आधुनिक काल की देन है। उसमें आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, इंग्लैंड का ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में स्थापित होना, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और धीरे धीरे उन्होंने औद्योगिक विकास का प्रारंभ भारत में किया। और कुछ समय उपरांत जो आर्थिक परिस्थितियां थी, आर्थिक जो व्यवस्था थी, उसका असर भारत पर पड़ने लगा, क्योंकि भारत में कच्चे माल की बहुत स्रोत थे। इतने स्रोत और कहीं नहीं थे।
और तैयार माल की मंडी बाहर से बड़ी कोई भी नहीं थी। पर यह भी महसूस होने लगा कि जो भारत के कुटीर उद्योग हैं और इंग्लैंड के कारखानों में बने माल का मुकाबला नहीं कर सके, और धीरे धीरे करके जो कुटीर उद्योग थे, जो छोटे व्यापारी थे, उनके उद्योग धंधे बंद होने प्रारंभ हो गए। अब कारीगर और कामगारों के बीच में बेकारी का आलम छा गया और ज्यादातर लोग काम की तलाश में गांव से शहर की ओर आने प्रारंभ हो गए। शहरों में जनसंख्या बढ़ी और अशांति भी के माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा। लेकिन भारत में चाहे रेल, डाक, तार, जितने भी ये आम जन तक पहुंचाने वाली चीजें थी, ये सब अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ही बनी है। लेकिन कालांतर में राष्ट्रीय भावना को